दोस्तों आपको अगर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की अगर आपको तैयारी करनी है तो दोस्तों इसके पीछे आपको मेहनत और आपकी भगवान से प्रार्थना और आपकी जीत, यही तीनों काम करती हैं। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों ये कथन आपको बार बार अपने दिमाग में घूमना चाहिए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम में सफलता पानी है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, 5 या 6 साल लग सकते हैं और किसी किसी को 2 साल में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। पर निराश नहीं होना है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये जो क्वेश्चन जितने भी 10 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पिछले जो एग्जाम में आ रखे हैं उन्हीं के क्वेश्चंस हैं और उसके आसपास जो नजदीक में और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो मेवाड़ का भील जो विद्रोह था उसका आंसर होगा बारापाल। बारापाल से स्टार्ट हुआ है मेवाड़ में भील विद्रोह। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, इनके की पॉइंट्स के बारे में की पॉइंट क्या होगा। मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान में एक ही आंदोलन का उद्घाटन किया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। अब आपके क्वेश्चंस बन जाए कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो हमें मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या उद्घाटन किसने किया, तो मोतीलाल तेजावत आपका आंसर होगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1920 में मानी जाती है। 1 जनवरी 1841 मेवाड़ भीलकोल की भी स्थापना हुई है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ भीलकोल की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1841 को मेवाड़ भीलकोल की स्थापना हुई है। मेवाड़ भीलकोल का मुख्यालय खेरवाड़ा में स्थित है। अगर आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेवाड़ भीलकोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है दोस्तों खेरवाड़ा में। मेवाड़ भीलकोल की स्थापना कब हुई है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है और अभी जो बनेगा तो ऐसा बनेगा कि मेवाड़ भीलकोल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है खेरवाड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो इसका आंसर होगा उत्तर और दक्षिण का विस्तार आपको अगर जानना है तो दोस्तों ये होगा आपके 826। कितना होगा, 826। तो देखो यहाँ आप देख सकते हो कि उत्तर से लगाकर या आपको मैप पूरा फोटो से बता रहा हूँ आपको कि देखो ये हमारा राजस्थान है, ये नॉर्थ है और ये दक्षिण है, ये पूरब और ये पश्चिम। यहाँ से यहाँ की आप दूरी अगर देखो तो अभी यही पूछा गया था 826 किलोमीटर है। जो कम है वो उत्तर से दक्षिण है, जो ज़्यादा है वो हमारे कहाँ है, पूरब से पश्चिम की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर ये साइड पश्चिम है और ये पूरब है। तो दोस्तों आपको ये 869 किलोमीटर इसकी पश्चिम से पूरब की दिशा है और उत्तर से दक्षिण की सीमा कितनी है, 826। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अपने कितने राज्य लगते हैं। अभी वन रक्षक में एग्जाम, वनपाल में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत की अदर स्टेट राजस्थान से कितने सीमा लगाते हैं, तो पंजाब लगाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ गुजरात। तो आप 5 राज्य लगाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान लगाता है। दोस्तों यहाँ आपको ये भी दे रखा है, ये जो अक्षांश दे रखे हैं इसका भी क्वेश्चन कई बार बनता है। तो 23:0 से लगाकर 30:12 डिग्री तक ये उत्तर से दक्षिण से उत्तर और यहाँ पश्चिम से पूर्व जो पूर्वी देशांतर हैं ये आपके हैं 69 से 30 लगाकर 78 से डिग्री 17। तो आप इस तरह से देख सकते हो दोस्तों। ये मैप बहुत अच्छा है, इसको आपको आपके जहाँ स्टडी करते हो उस रूम में लगाना चाहिए। जो बार बार इसे देखोगे तो आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि श्री गंगानगर की दूरी कितनी है, 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर और जैसलमेर 467 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। तो दोस्तों ये और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070। कितनी है टोटल, 1070। तो दोस्तों ये आपको जो
मैथ है आपके बहुत काम करेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है, मतलब इसमें नहीं है वो पूछा है। ये वनपाल का एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका होगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, ये नहीं होगा। इसकी और अन्य विधियों के बारे में जानते हैं। मृदा संरक्षण की विधियों के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। इसके की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है कि वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण और बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, ये सारी क्या हैं जो मृदा संरक्षण है इसकी विधियां है। तो इनमें से कोई 3 दे देगा, एक अलग दे देगा, इसमें से पूछ लेगा आपको कि इसमें से कौन सी नहीं है, तो आपको बतानी है। तो लमसम ये विधियां आपको याद होनी चाहिए। वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण बांध बनाना, भूमि उद्धारण, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि, सर्वोच्च रेखीय जुताई या सत्यवाह तवन, ये सारी विधियां होती हैं मृदा संरक्षण की विधियां। तो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपको जरूर विधियां याद होनी चाहिए। क्वेश्चंस बनता ही है, बनता जहाँ मृदा का टॉपिक होता है। आपके 3rd ग्रेड में भी मृदा का टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है, तो वहाँ से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप ये भी जान लो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृदा दिवस। और 2023 को मक्का दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? अब श्रीलाल जोशी का संबंध, ये जोशी परिवार जो भीलवाड़ा है जो फड़ का कार्य करता है उससे, इसका आंसर हो जाएगा फड़। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। इसके की पॉइंट्स हो गए, श्रीलाल जोशी राजस्थान के भीलवाड़ा के एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। इस रंगीन कला पुनर्जीवित करने का श्रेय भी श्रीलाल जोशी को जाता है। इसमें अगर फड़ की बात करें, देव नारायण जी के जो फड़ हैं गुजरों वाले, उनकी सबसे लंबी फड़ की बात करें तो देव नारायण जी की है। और सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो आपके बाबू जी की फड़ है। आपको ये भी याद रखना है फड़ से संबंधित रिलेशन कि पुनर्जीवित करने का कार्य श्रीलाल जोशी ने किया। देवनारायण जी को फड़ है वो एक, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है और बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ है? तो जैत सागर आपके कहाँ है? बूंदी में। जैत सागर कहाँ पर है? बूंदी में। इसका आंसर बूंदी हो जाएगा। की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, विजय सागर बांध बांसवाड़ा में, सैपल बांध सागर दौसा में, रेडियो बांध ये दौसा में। BSTC का क्वेश्चन है कि रेडियो बांध कहाँ है। ये एक बार क्वेश्चन है जो हमने सुना भी नहीं रखा था, तो अभी ये पता चल गया। ये रेडियो बांध दौसा में है। माधव सागर बांध दौसा में है। अखड़ बांध भीलवाड़ा में है। नाहर सागर भीलवाड़ा में है। कमल सागर भीलवाड़ा में है। तख्त सागर जोधपुर में। जसवंत सागर बांध जोधपुर में। गजनेर बीकानेर में। अनूप सागर बीकानेर में। तो दोस्तों एक बांध था जैत सागर का, कहाँ है? वो बूंदी में। इसके अलावा और कितने भी बन सकते हैं क्वेश्चंस, इसके बारे में आपको की पॉइंट्स के बारे में बता दिया। तो आपको ये कम से कम जो क्वेश्चंस के रिलेटिव हैं उसको तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान राज्य के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत हैं? राजस्थान राज्य कितने कृषि जलवायु में? तो इसका आंसर होगा 10। इसका आंसर कौन सा है? 10 कृषि जलवायु खंड हैं। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि देखो इसके की पॉइंट्स के बारे में अगर जानते हैं तो देखो फर्स्ट ए, इसका जो सम्मिलित जिले हैं बाड़मेर और जोधपुर हैं, इसे कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र। सेकेंड बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र वाला। ऊपर वाला जो क्षेत्र है उत्तर का, तो उसे फर्स्ट बी। ये हमारे वीडियो मेंस एग्जाम में आया था, जो मैंने भी दिया था। उस एग्जाम में आया था कि फर्स्ट श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में आते हैं, तो उसका आंसर था फर्स्ट बी। और अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र फर्स्ट सी, जो बीकानेर जैसलमेर चूरू का क्षेत्र आता है। अंतरस्थलीय जलोसरण अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र सेकेंड ए, इसका नागौर चीकर झुंझुनू चूरू जिले का भाग है। लूनी नदी का जो क्षेत्र है वो सेकेंड बी में आता है, जो जालोर पाली सिरोही, जैसे कि मैं पाली जिले का हूँ तो पाली में आसपास लगने वाली जितनी भी सीमा होगी जिलों की, तो वो आएगा सेकेंड बी में। अभी ये मेरे को याद हो गया।
और ये भी क्वेश्चंस बना है कि सेकेंड बी का क्षेत्र भी दे रखा था, तो इसका आंसर भी सेकेंड बी होगा। 6 है थर्ड ए, जिसे कहते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक और बाढ़ संभाव्य पूर्वी क्षेत्र थर्ड बी, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र है। 8 में फोर्थ ए, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और जिले। 9th है कि आर्द्र दक्षिणी मैदान। 4th बी, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। मतलब साउथ के जो हैं अपने राजस्थान के वो तो आते हैं 4th बी में, और जो नॉर्थ के हैं वो आते हैं हमें 1st बी में, और हमारा पाली जोधपुर वाला क्षेत्र 2nd बी में। और आर्द्र भूमि और पूर्वी मैदानी, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, हाड़ोत्री वाला क्षेत्र और सिरोही, सवाई माधोपुर वाला जिला अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो ये आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो जाता है, जब सबसे छोटा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं और अदर मंदिरों के भी बारे में जानते हैं। देलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो आपको पता होगा सिरोही में है। वरिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में है। चारभुजा नाथ जी का मंदिर राजसमंद में, और नाथद्वारा जो अपने कृष्ण भगवान का मंदिर है वो भी राजसमंद नाथद्वारा में ही है। कैला देवी का मंदिर करौली में है। गणेश जी त्रिनेत्र का मंदिर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गणेश जी का त्रिनेत्र का मंदिर कहाँ है? तो ये रणथंभौर में। कहाँ है? रणथंभौर में। करणी माता छाणों की माता होती है, उसका जो उनका जो भी मंदिर है वह है बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर, करणी माता। कपिल देव जी का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ में है। रंगनाथ मंदिर अजमेर में है, और बैकुंठनाथ मंदिर अजमेर में है। सावित्री मंदिर ये भी अजमेर में है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सावित्री मंदिर कहाँ है, तो इम्पोर्टेंट जो मंदिर है आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। और दोस्तों एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हो तो आप डेड की स्पीड 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो, एक बार नॉर्मल तरीके से, और सेकेंड बार आप जब देखते हो तो 1.5 की स्पीड में देखो, जिससे आपकी फास्ट चलेगी और कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। कोटेश्वर महादेव अजमेर में है। अंतेड माता ये अजमेर में है। नीलकंठ महादेव अलवर में है। सशस्त्र बाहु का मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, सशस्त्र बाहु का मंदिर ये पुष्कर में है। और आबूनाथ मंदिर ये नागदा में है, और जग मंदिर कोटा में है। जग मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? ये होती है अपने नलकूपों से होती है, लगभग नलकूपों से होती है, इसका आंसर यही है। और नलकूपों से सिंचाई, देखो इसका की पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो नलकूपों की जो सिंचाई है वो 41.91% योगदान इसका नलकूपों का होता है। खुला हुआ कुओं का 30.62% योगदान होता है, और नहरें से 24.45% सिंचाई में योगदान होते हैं, और नालों का 0.84% सिंचाई में योगदान होता है। अदर और स्रोत हैं उससे लगभग 1% इसका योगदान रहता है। तो दोस्तों आपको सिंचाई के कितना किसका प्रतिशत होता है ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई में उपयोगी आती हैं वह होती है नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शीरशाही क्या है? तो ये आपको पता है खाद्य पदार्थ नहीं है, ये पगड़ियों के प्रकार है। किसके? पगड़ियों के प्रकार। तो इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। राजस्थान की पगड़ियों के उपनाम साफा, पाग, पैंचा, फेंटा, ये सारी पगड़ियों को कहा जाता है। साफा भी कहा जाता है, पाग भी कहा जाता है, पैंचा भी कहा सकता है और फेंटा भी कहा सकता है। अब राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो लड़ाई में केसरिया पगड़ी, होली में फूल पत्ती वाली, फूल पत्ती, अभी फूल पत्ती की क्लास भी आती है हमारे गौरव सर की, जो बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं और उस
उनकी क्लास अगर आप सारी जितनी भी डालते हैं वो अपलोड करते हैं, उनकी लाइव क्लास जितने भी आप डालते हैं सर, क्लास में एक दिन में 2-3 डालते हैं, सारी देख लो ना, तो आपका एग्ज़ाम तो यूँ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फूल पत्ती क्लास का याद रखना है कि ये फूल पत्ती पगड़ी कब पहनी जाती है, तो होली के समय पहनी जाती है। विवाह उस समय मोटरे की पगड़ी पहनी जाती है। किसकी? मोटड़े की। मांगलिक अवसरों के समय पीले रंग की पगड़ी, श्रावण मास के समय लहरिये की पगड़ी, शुभ अवसर के समय पंचरंगी। जब हमारे घर में शुभ अवसर होता है तो पंचरंगी की पगड़ी पहनी जाती है। और ये दशहरे की पगड़ी इंपॉर्टेंट है, मदिल पगड़ी पहनी जाती है दशहरे के समय। अब पगड़ियों के प्रकार, राजा महाराजा द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी उदय सिंह जी उदय शाही पहनते थे, अमर शाही अमर सिंह पहनते थे, और ये अरसी शाही अरी सिंह पहनते थे, और भीम शाही भीम सिंह पहनते थे। तो आपको ये पगड़ियों के नाम भी याद होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि आपको कौन से त्यौहार में कौन सी पगड़ियाँ पहने, जैसे लड़ाई में केसरिया, होली में फूल पत्ती, और विवाह में मोटड़े, और ये आपको श्रावण में लहरिया, और मांगलिक अश्वर होते हैं उसमें पीले रंग की पगड़ी पहनी जाती है, और दशहरे पे मदिल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए, अभी वीडियो का दिया था, प्री वीडियो मेंस भी दिया, आरएस प्री दिया, फिर मेंस भी दिया, और कंप्यूटर अनुदेशक भी दिया, और पटवारी भी दिया। तो दोस्तों इतने सारे मैंने एग्ज़ाम दिए, खरीफ और रबी और खरीफ फसल का एक सवाल बना ही है, या तो ऐसे बना है कि मावट से निम्न में से कौन सी फसल लाभान्वित नहीं है, या फिर कौन सी हैं, ऐसे क्वेश्चंस बताए, या खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। तो दोस्तों आपको ये तो याद ही रखना है कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उसकी किस्म कौन कौन सी होती है, जैसे कि चावल की किस्में, मक्का की किस्म, माई, कंचनजंगा, ऐसी कोई किस्में होती है, उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन से देखने को मिला है, वन पाल में भी देखने को मिला है। तो दोस्तों इसमें से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ मतलब कौन सी फसल, जो जुलाई में बोई जाती है वही फसल। तो मक्का, गेहूँ, चावल, ज्वार खरीफ की फसल नहीं है। तो देखो ये गेहूँ की फसल नहीं है, क्यों कि गेहूँ रबी की फसल है, क्योंकि अपने को पता है कि ये जब मार्च महीने में इसकी कटाई होती है तो मच्छर भी बहुत आते हैं, तो हमें याद रहता है कि वो रबी की फसल है। इसके साथ साथ सरसों भी होता है, और मूंगफली एक किसकी है, खरीफ की फसल है। तो इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, कि रबी फसल सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुशक और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी और मटर व सरसों व रबी प्रमुख फसलें इसकी हैं। तो आपको ये रबी की फसलें आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट ये आता है गेहूं, चना और एक सरसों, ये पूछा जाता है। बस खरीफ देगा तो ये देगा रबी में साथ, और रबी देगा तो मूंगफली या ज्वार या मक्का ऐसा कोई दे देगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रबी की फसल में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी और मटर व सरसों, ये सारे किसकी फसल है, रबी की फसल है। दोस्तों एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि राजस्थान में जितने भी आ रखे पेपर हैं उन सब पेपर को सॉल्यूशन देखना चाहिए, और उसके इर्द गिर्द जो बनते हैं सवाल उनको आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए, ज़रूर बार बार याद करना चाहिए। आपका एग्ज़ाम ज़रूर ना ज़रूर क्वालिफाई हो जाओगे, आप एग्ज़ाम निकल जाओगे और गवर्नमेंट सर्विस लग जाओगे। जय हिंद, जय भारत।